हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हम लोगों ने एडमिशन समझ लिया है कि एडमिशन होता क्या है, किसके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है, क्या एडमिशन अगर फेवर में किया जाएगा तो वो रेलेवेंट होगा, अगर होगा तो कौन से केसेस मतलब कब कब होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। हमने ये भी समझा कि सिविल केसेस में कब रेलेवेंट होता है एडमिशन, कब नहीं होता है, क्या डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स है उनसे रिलेटेड कोई एडमिशन हुआ है ओरल तो वो रेलेवेंट होगा क्या। तो ये सब हम समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कन्फेशन क्या होता है, कैसे कन्फेशन डिफरेंट है एडमिशन से, और कब कन्फेशन रेलेवेंट होगा, कब नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम समझेंगे कि कन्फेशन होता क्या है। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एडमिशन। कन्फेशन क्या है? एडमिशन का ही एक टाइप होता है। कन्फेशन में क्या होता है? कन्फेशन में सिर्फ गिल्ट को एडमिट कर लेता है जो पर्सन है वो। तो कन्फेशन इज एडमिशन ऑफ गिल्ट एज टू अ क्राइम। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन अगर कोई क्राइम से रिलेटेड अपने गिल्ट को कोई इंसान एक्सेप्ट कर रहा है या कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है जिससे इन्फर किया जा सकता है कि उस इंसान ने ही क्राइम करा है, तो वो हो जाएगा हमारा कन्फेशन। ठीक है, कन्फेशन मतलब इसका मतलब हम क्या समझे कि कन्फेशन क्रिमिनल केसेस में होता है और कन्फेशन हमारा एडमिशन ही होता है एक तरीके का। ठीक है, अब जैसे एडमिशन दो तरीके का होता था वैसे ही कन्फेशन भी होता है। किस किस तरीके का हो जाएगा कन्फेशन? एक तो हो जाएगा हमारा कन्फेशन जुडिशियल और एक हो जाएगा एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल कन्फेशन कौन से होते हैं? जो कोर्ट के सामने दिए जाते हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कौन से होते हैं? जो कोर्ट के सामने नहीं दिए जाते हैं, किसी थर्ड पर्सन के सामने दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के कन्फेशंस हो गए, एक तो जुडिशियल और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल। अब अगर हम इन जनरल भी देखें तो जो जुडिशियल कन्फेशन होते हैं मतलब जो कोर्ट के सामने दिए गए कन्फेशंस हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो कोर्ट के सामने अगर किसी ने दिए हैं तो कोर्ट इंश्योर कर लेगा खुद ही कि ये जो एडमिशन दे रहा है, क्या ये जो कन्फेशन कर रहा है, क्या ये वो वॉलेंटरीली कर रहा है, क्या वो सही में कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट खुद जज कर सकता है। इसलिए जो जुडिशियल कन्फेशन होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एविडेंस होते हैं। वहीं हमारे जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है मतलब किसी और इंसान के सामने, थर्ड पर्सन के सामने अगर किसी ने अपना गिल्ट जो है वो एक्सेप्ट किया है, एडमिट करा है, तो वो एज कन्फेशन रेलेवेंट तो होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, पर वो एक क्या होगा? वो एक वीक एविडेंस होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होगा, वो एक वीक एविडेंस होगा। ठीक है, तो कन्फेशन जो है वो अपने आप में एज एविडेंस कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। अब दो तरीके का होता है, अगर वो कोर्ट के सामने ही उसने कन्फेस कर लिया, अपना गिल्ट मान लिया कोर्ट के सामने, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। अगर थर्ड पर्सन के सामने किया तो वो थर्ड पर्सन जाके स्टेटमेंट दे सकता है कि इसने मेरे सामने अपना गिल्ट जो है वो एक्सेप्ट किया है, एडमिट करा है। तो जो थर्ड पर्सन ने बोला जाके कि इसने एडमिट किया था वो एज कन्फेशन रेलेवेंट होगा कोर्ट के सामने। ठीक है, पर वो एक वीक एविडेंस माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि कन्फेशन जो है वो कब रेलेवेंट होगा और कब रेलेवेंट नहीं होगा। इधर जो हमारे सारे सेक्शंस होंगे वो होंगे बीएसए के सेक्शंस होंगे और इस तरफ हमारे एविडेंस के सेक्शन लिखे हुए होंगे। अभी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इस तरफ आपको बीएसए मिल जाएगा, इस तरफ एविडेंस मिल जाएगा, सो दैट आप कंपेयर कर सको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर कंटेंट में कोई डिफरेंस है तो मैं वो भी हाईलाइट कर दूंगी। और आपको सेक्शन नंबर का ज़्यादातर डिफरेंस हमको देखने को मिला है। बीएसए में कंटेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस इंडेक्स जो है उसमें चेंजेस हुए हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये जो सेक्शन नंबर 22 है हमारा बीएसए का, इसके अंदर 24, 28 और 29 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का तीनों ही इस एक ही सेक्शन में इंक्लूड कर दिया गया है अब सेक्शन नंबर 22 में। और एक और चीज़ क्या सेक्शन नंबर 22 में ऐड हुई है, तो पहले सिर्फ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की बात करता था सेक्शन 24, पर अब इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोहर्जन और प्रॉमिस चार चीज़ों की बात करता है। तो जो कोहर्जन वर्ड है ये हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नया ऐड किया गया है। ये सेक्शन पहले, ये वर्ड जो है पहले से हमारे नहीं था, इंडियन एविडेंस एक्ट में ये वर्ड नहीं था।
क्या कहता है सेक्शन 22 की अ कन्फेशन मेड बाय अक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट। अक्यूज्ड पर्सन ने जो कन्फेशन दिया है वो इररेलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर वो कन्फेशन जो है वो किन किन वजहों से किया गया, अगर वो इंड्यूसमेंट की वजह से किया है, अगर वो इंड्यूसमेंट की वजह से करा है, थ्रेट की वजह से करा है, कोहर्जन की वजह से करा है या प्रॉमिस की वजह से करा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगा, वो इररेलेवेंट कन्फेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस किसने किया है, प्रॉमिस किया है हमारा अथॉरिटी वाला जो कोई इंसान है, जो अथॉरिटी होल्ड करता है उसने किया है, प्लस उसमें क्या हुआ है, जो अक्यूज्ड है उसके सामने ये इंप्रेशन हुआ है, उसको उस प्रॉमिस की वजह से ये लग रहा है कि या तो उसको इस केस में कोई फ़ायदा हो जाएगा अक्यूज को, या इस केस में उसको जो नुकसान होना था उससे वो बच जाएगा। ठीक है, तो अक्यूज के सामने क्या इंप्रेशन आ गया है, अक्यूज के सामने ये इंप्रेशन आ गया है कि या तो वो उसको कोई एडवांटेज हो जाएगा या फिर वो कोई अवॉइड कर देगा किस चीज़ को, एविल को। उसको ऐसा लग रहा है इस प्रॉमिस की वजह से अगर अक्यूज्ड को, तो फिर अगर उसने उस प्रॉमिस में आके कोई स्टेटमेंट, उस प्रॉमिस की वजह से अगर अक्यूज ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो वो एज कन्फेशन रेलेवेंट कोर्ट के सामने नहीं होगा। पर ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, किसी अथॉरिटी ने करा हुआ होना चाहिए, और उसकी वजह से उस अथॉरिटी ने जो प्रॉमिस करा है उस वजह से ऐसा इंप्रेशन अक्यूज के सामने क्रिएट होना चाहिए कि इस केस में मुझे इस प्रॉमिस की वजह से कोई फ़ायदा हो जाएगा टेम्पररी नेचर का। तो अगर इन वजहों से अक्यूज्ड ने कोई भी कन्फेशन करा है तो वो क्या होगा, वो इररेलेवेंट होगा। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर, पहले जो 24 था इंडियन एविडेंस एक्ट का वो यहाँ तक था। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 BSA हमारा बात करता है इसकी। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है प्रोविजो है इसका, प्रोवाइडेड, पर कब रेलेवेंट हो जाएगी ये चीज़ें। ठीक है, अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कोहर्जन में किया है तो रेलेवेंट नहीं होगा, पर कब रेलेवेंट होगा, तो प्रोविजो ये कहता है कि अगर ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कोहर्जन है ये पूरे तरीके से रिमूव कर दिए हैं और उस रिमूव हो चुके हैं, मतलब वो अब डर में नहीं है या फिर अब वो प्रॉमिस का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं है, उसके बाद पूरे तरीके से रिमूव होने के बाद अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। ये चीज़ हमारी पहले सेक्शन 28 एविडेंस में दी हुई थी। ठीक है, जो अब हमारी प्रोविजो में ऐड कर दी गई है कि अगर ये इंप्रेशन जो है इन सब चीज़ों का ये हट चुका है पूरे तरीके से, तो अब क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, जो पहले सेक्शन 29 में दी हुई थी वो अब हमारा प्रोविजो नंबर 2 में दे दिया गया है। क्या कहता है ये कि अगर कोई भी कन्फेशन है वो इन जनरल रेलेवेंट होता, पर वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा इन कारणों की वजह से अगर वो हुआ है तो। ठीक है, किन किन कारणों की वजह से, अगर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी था, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट प्रोविजो, वो ये कहता है कि कन्फेशन जो है वो अगर इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से किया गया है तब भी वो रेलेवेंट ही होगा, सिर्फ इस वजह से कि ये चीज़ें हैं, डिसेप्शन कॉज हुआ है या सीक्रेसी का प्रॉमिस था, इन वजह से वो इरेलेवेंट नहीं होगा, कन्फेशन अभी भी रेलेवेंट रहेगा। देखो पहला क्या है, अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी अगर किसी ने कोई चीज़ बोली, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तू मेरे को बता दे कि क्या सही में तूने सी का मर्डर किया है क्या, और मैंने प्रॉमिस करा मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी, तू मुझे बता दे। ठीक है, उसने मुझे इस प्रॉमिस में आके बता दी वो चीज़, तो यहाँ पे प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी था, पर तब भी मैं अगर कोर्ट में जाके कह देती हूँ कि इसने मेरे सामने कन्फेस करा है कि हाँ इसने मर्डर करा है, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। सिर्फ इस वजह से कि यहाँ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी था वो रेलेवेंट नहीं हो ऐसा नहीं होगा, वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, या फिर डिसेप्शन कॉज करा है, कोई ट्रिक यूज़ करी, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि कन्फेशन निकलवाने के लिए, किसी से भी क्राइम एक्सेप्ट करवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ की जाती है ना, तो अगर वो ट्रिक्स यूज़ करी गई है, उसके साथ कोई धोखा करके भी उससे सच निकलवा लिया है या उसका कन्फेशन निकलवा लिया है, तब वो जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में किया है तब भी रेलेवेंट होगा, डिसेप्शन कॉज करके करा है तब भी रेलेवेंट होगा, मतलब इररेलेवेंट नहीं होगा सिर्फ इन कारणों की वजह से। नेगेटिव में बात करता है
कि अगर ये कारण की वजह से हमारा कन्फेशन हुआ है तो वो इरेलेवेंट नहीं हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि व्हेन ही वॉज ड्रंक, वो जब वो दे रहा था स्टेटमेंट तब वो क्या था, ड्रंक था। अगर उसने ड्रंक कंडीशन में कोई कन्फेशन करा है तो वो भी रेलेवेंट होगा। या फिर इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आपको आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसने तब भी आंसर कर दिया है जिसमें उसको ज़रूरत नहीं थी, जैसे मैजिस्ट्रेट को बताना होता है जब कोई भी कन्फेशन कर रहा होता है कि अगर आप ये स्टेटमेंट देते हो तो ये आपके अगेंस्ट यूज़ होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट ने नहीं बताया, उससे पहले ही उसने अपना सब कुछ बता दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि वो नहीं आंसर करता, पर अब उसने कर दिया है तो रेलेवेंट होगा। सिर्फ इस वजह से कि उसको पता नहीं था कि मैं इसका आंसर नहीं करूंगा तो भी चलेगा, वो ये नहीं होगा कि इरेलेवेंट हो जाए कन्फेशन। कन्फेशन तो तब भी रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ों की वजह से इरेलेवेंट नहीं होगा, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, डिसेप्शन, ड्रंक कंडीशन में करा है, या फिर इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट आंसर वॉट एवर मे हैव बीन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, या फिर ही वॉज नॉट वॉन्ड कि अगर वो ये आंसर करता है तो ये उसके अगेंस्ट यूज होगा। इन सारे केसेस में अगर उसने स्टेटमेंट दी है तो वो रेलेवेंट होगी एज कन्फेशन। अगर ये कारण है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन कारण की वजह से उसने स्टेटमेंट दिए तो रेलेवेंट नहीं होगी, वो तब भी रेलेवेंट होगी। ये बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 22। लॉ ऑफ रेप जुडिशरी आपके लिए ला रहा है जो ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अभी जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको PDF एक्सेस करनी है इस लेक्चर की तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन किया है तो क्या वो रेलेवेंट होगा क्या, ये क्वेश्चन बहुत बार प्री हो चाहे मेंस हो पूछा गया है, ठीक है। पहले ये चीज़ 25, 26, 27 तीनों जो थे 25, 26, 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के वो डील करते थे इससे। अब ये सारी चीज़ें तीनों एक ही सेक्शन में ऐड कर दी गई है, सेक्शन नंबर 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई थी, ठीक है। तो क्या कहता है BSA का हमारा सेक्शन नंबर 23, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। मतलब अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया गया है तो उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। ये हमारा पहले कौन सा था, सेक्शन नंबर 25 था, ठीक है, कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया है तो वो माना नहीं जाएगा, वो प्रूफ नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या कहता है ये कि नो कन्फेशन मेड बाय पर्सन वाइल ही इज इन पुलिस कस्टडी। अगर वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है तब उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई कन्फेशन किया है तो वो भी प्रूव नहीं किया जाएगा उसके अगेंस्ट। अब यहाँ पे जो कस्टडी है पुलिस ऑफिसर की, इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि ज़रूर किसको पुलिस कस्टडी माना जाएगा। जैसे कि एक केस था, पुलिस वाला तांगे में लेके जा रहा था किसी को, अक्यूज को, ठीक है, अक्यूज को वो लेके जा रहा था। पुलिस वाला जस्ट नीचे उतरा 10 मिनट किसी काम से, और जो अक्यूज है उसने तांगे वाले को अपना जो गिल्ट है वो कन्फेस कर दिया। तो क्या यहाँ पे वो पुलिस कस्टडी में था क्या? इस तरीके के कई सारे केसेस जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। अगर वो उस वक्त पुलिस की सर्विलेंस में है तो ये माना जाएगा कि वो पुलिस कस्टडी में ही था, ठीक है। तो अगर उसने कोई कन्फेशन किया है तो वो क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा, वो नहीं होगा रेलेवेंट, वो इरेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि उसको पुलिस कस्टडी माना जाएगा, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी किसको माना जाएगा, इससे रिलेटेड भी हमारे बहुत सारे जजमेंट्स हैं। नेक्स्ट है पुलिस कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन किया है, पहले तो पुलिस के सामने किया तो रेलेवेंट नहीं होगा, पुलिस कस्टडी में करा है रेलेवेंट नहीं होगा। पर पुलिस कस्टडी में अगर वो मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में उसने कन्फेशन करा है, पुलिस कस्टडी में वो है पर मैजिस्ट्रेट भी वहाँ पे है और मैजिस्ट्रेट के सामने उसने कन्फेशन करा है, तो क्या हो जाएगा, फिर वो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है।
ये चीज हमारी पहले कहाँ दी हुई थी, सेक्शन नंबर 26 में दी हुई थी, ठीक है, कि पुलिस कस्टडी में अगर कन्फेशन किया तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, पर मैजिस्ट्रेट के सामने किया है तो फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा। ये वाली जो चीज़ है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इससे रिलेटेड आपको केस लॉज भी पढ़ना है, केस लॉज भी आते हैं। नेक्स्ट जो पहले सेक्शन नंबर 27 में थी चीज़, इंडियन एविडेंस एक्ट के, जो अब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोविजो में ऐड कर दी गई है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है, वो एक्सेप्शन बताती है। जो ऊपर वाला रूल है ना हमारा कि पुलिस ऑफिसर पुलिस कस्टडी में रेलेवेंट नहीं होगा कन्फेशन अगर किया, तो उसी का एक्सेप्शन है ये कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज एज टू डिस्कवरी इन कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन, अगर अक्यूज्ड पर्सन जो है उसने कोई कन्फेशन करा पुलिस कस्टडी में, और वो कन्फेशन की वजह से उस जो उसने स्टेटमेंट दी है उस वजह से कोई डिस्कवरी हुई है, तो फिर वो जो स्टेटमेंट डिस्कवरी वाली है ना, सिर्फ वो वाला पार्ट रेलेवेंट हो जाएगा। ये कहता है इसका प्रोविजो कि व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एनी डिपोज्ड टू एज टू डिस्कवरी इन कंसिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन कस्टडी ऑफ पुलिस, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन जिससे डिस्कवरी हुई है, चाहे वो कन्फेशन हो या ना हो, वो वाली फैक्ट जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई है वो तो रेलेवेंट हो जाएगा, और वो क्या कर सकते हैं, उसको प्रूव किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। जैसे कि अगर ए है, उसने ये बोला कोर्ट के सामने, ए है, उसने पुलिस कस्टडी में ये बोला कि मैंने बी का मर्डर करा है। ए क्या कहता है, मैंने बी का मर्डर करा है, और जो चाकू था जिस नाइफ से मैंने बी का मर्डर करा है, वो नाइफ मैंने अपने घर की अलमारी में रखा हुआ है। अब पुलिस गई ए के घर, जाके देखा तो सही में भी ए की अलमीरा में जो है, जो चाकू जिससे मर्डर हुआ है वो मिल गया, राइट। तो यहाँ पे ए की जो स्टेटमेंट थी कि मैंने बी का मर्डर करा है, वो तो रेलेवेंट नहीं होगी, पर उसने जो स्टेटमेंट दी है कि जिस नाइफ से मैंने मर्डर करा है वो अलमीरा में पड़ा है, वो वाली स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी एज पर दिस प्रोविजो। क्यों? क्योंकि उस स्टेटमेंट से फैक्ट जो है वो डिस्कवर हो रहा है, तो सिर्फ वो वाला पार्ट जिसकी वजह से डिस्कवरी हो रही है, सिर्फ वो वाला पार्ट ही रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट चीज, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। अगर कोई दो इंसान है, वो को अक्यूज्ड है, उन दोनों का ट्रायल चल रहा है, तो क्या एक अक्यूज दूसरे अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है, मतलब वो ये कहता है मैंने और ए ने, जैसे ए बी सी तीन लोग हैं, ए और बी के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है कि उन्होंने सी का मर्डर करा है, अगर ए ये कहता है कि मैंने और बी ने मिलकर सी का मर्डर करा है, तो क्या ये कन्फेशन बी पे भी लागू होगा क्या, मतलब क्या बी के अगेंस्ट भी प्रूव किया जा सकता है क्या इसका कन्फेशन? तो यस, पर उसके लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। क्या? एक तो वो जॉइंट ट्रायल में होना चाहिए और वो सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए, ठीक है। व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर ट्राइड जॉइंटली, ये इसका जो इलस्ट्रेशन है इस सेक्शन का, वो इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे ध्यान नहीं देते, गलत करके आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ट्रायल जो है वो दोनों का जॉइंट चल रहा है, ये चीज़ लिखी है या नहीं क्वेश्चन में हम देख लें, ठीक है। तो वो दोनों ट्राइड जॉइंटली फॉर सेम ऑफेंस के लिए उन दोनों का जॉइंट ट्रायल चल रहा है, एंड कन्फेशन मेड बाय वन सच पर्सन, एक इंसान ने अगर दिया है जिससे दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे ए ने बोला कि मैंने और बी ने मिलकर सी का मर्डर करा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ए की स्टेटमेंट हो जाएगी, वो कोर्ट कंसिडर कर सकता है बी के अगेंस्ट भी, मतलब दोनों के अगेंस्ट कर सकता है, ठीक है। ये वाली चीज पे हम क्लियर है कि ए और बी जो है उनके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, जॉइंट होना चाहिए वो ट्रायल, और सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ए और बी के अगेंस्ट सेम ट्रायल चल रहा है कि इन्होंने क्या करा है, सी का मर्डर करा है। अब अगर ए स्टेटमेंट देता है कि मैंने और आई एंड बी हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ सी, तो यहाँ पे जो ए की स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो कोर्ट चाहे, अब यहाँ पे कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्या लिखा हुआ है वर्ड कोर्ट में, कोर्ट चाहे तो कंसिडर कर सकता है उसको एज कन्फेशन बी के अगेंस्ट बी, ठीक है।
पर उसके लिए ये 2 कंडीशन बस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम समझ गए कि हाँ, कन्फेशन जो है वो रेलेवेंट हो सकता है अगर 2 अक्यूज हैं तो, एक का दूसरे के अगेंस्ट भी। नेक्स्ट क्या कहता है कि ऑफेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा। ऑफेंस में यहाँ पे अटेम्प्ट और अबेटमेंट भी होगा, मतलब अगर 2 लोग हैं, एक को अबेटमेंट की एक अबेटमेंट के लिए चार्ज है और एक जो है वो ऑफेंस करने के लिए चार्ज है। तो अगर अबेटमेंट वाले ने कोई कन्फेशन करा है तो वो ऑफेंस कमिटेड वाले के अगेंस्ट भी प्रूव किया जा सकता है, और अगर कमिटेड वाले ने कोई कन्फेशन करा है कि इसने मुझे अबेट करा था, क्योंकि दोनों का सेम ट्रायल चलेगा। अगर हम इसको सेक्शन नंबर 220 वाला जो 219 वाला देखेंगे अगर, जिसमें क्या बोलता है कि सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैं या फिर सेम ट्रायल चल सकता है, क्या 220 में बोला है। तो अगर सेम ट्रायल हो रहा है उस केस में जो अबेटमेंट वाला है या जो अटेम्प्ट वाला है उसको भी ऑफेंस में इंक्लूड करा गया है। तो अगर उसने भी कोई कन्फेशन करा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, क्या कहता है, ट्रायल ऑफ मोर पर्सन्स देन वन हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज हु हैज absconded or who fails to comply with proclamation issued shall be deemed to be joint trial for the purpose of this section। मतलब एक अक्यूज अगर कोर्ट नहीं आ रहा है, वो absconded है, तब भी अगर दूसरे ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। ये कहता है हमारा ये वाला केस। इसका ये वाला जो सेक्शन है वो, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। कौन सा केस है? कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये केस जो है ये बहुत बार एग्जाम में इन जनरल ऐसे भी पूछा गया है कि को अक्यूज का जो कन्फेशन होता है क्या वो रेलेवेंट होता है क्या, या फिर इनसे इससे रिलेटेड कौन सा जजमेंट है। पहले ये सेक्शन नंबर 30 में दिया हुआ था, जो हमारा जॉइंट ट्रायल में अगर किसी ने, एक अक्यूज ने दूसरे अगेंस्ट कोई कन्फेशन किया तो क्या वो दूसरे के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है क्या। ये चीज़ अब कहाँ दी हुई है? अब ये चीज़ दी हुई है सेक्शन नंबर 24 में। तो हमने समझ लिया कि कन्फेशन कब रेलेवेंट होगा कब नहीं होगा। क्या एक अक्यूज ने कन्फेशन किया है तो दूसरे के अगेंस्ट रेलेवेंट होगा क्या। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये इलस्ट्रेशन आपको पढ़ के जाना है क्योंकि इलस्ट्रेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, एडमिशंस जो होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं पर वो एस्टॉपल की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने कंक्लूसिव प्रूफ समझा था तो हमने क्या समझा था कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, जिसमें आप अगर एक फैक्ट प्रूव हो गया तो आप ये मान के चलोगे कि दूसरा फैक्ट एग्जिस्ट करता है और कोर्ट अलाउ नहीं करेगा कोई भी एविडेंसेस उस दूसरे फैक्ट को प्रूव करने के लिए, राइट। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर किसी ने एडमिट कर लिया तो वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो जाएगा, मतलब उसको डिस्प्रूव किया जा सकता है। अगर किसी ने एडमिट कर लिया है तब भी डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट जो है वो बोल सकता है कि आप एविडेंसेस जो है प्रोड्यूस करो इस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए। पर वो कैसे काम करेंगे? वो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होंगे पर वो क्या होंगे, एस्टॉपल की तरह काम करेंगे। मतलब अगर किसी एक पार्टी ने कोई चीज़ एडमिट कर ली है तो फिर आप अपनी बात से पीछे नहीं जा सकते। अगर आपने एक बार एडमिट कर लिया कि ये जो डीड है ये जेन्यून है, कोर्ट के सामने केस चल रहा है ये फ्रॉड है या जेन्यून है, जो पार्टी क्लेम कर रही थी कि ये फॉर्ज्ड है उसने खुद ने ही अगर एडमिट कर लिया कि ये जो डीड है ये जेन्यून है, तो अब वो फिर अपनी बात से पीछे नहीं जा सकता। ठीक है। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने सेक्शन नंबर हमारा 115 जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो एस्टॉपल बताता था। एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस। वो यही कहता था कि अगर आपने कोई एक बार स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से आपने सामने वाले को ये बताया कि ये जो बात है ये सही है, राइट, तो फिर आप एक बार आपने अगर कोई बात कह दी तो आप उससे वापस पीछे नहीं जा सकते। मतलब आप कोर्ट के सामने फिर दूसरी चीज़ क्लेम नहीं कर सकते, ऑपोजिट क्लेम नहीं कर सकते। तो एडमिशन में भी ऐसा ही है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है पर यह स्टॉप कर देता है पार्टी को कि आपने एक बार एडमिट कर ली तो अब आप फिर वापस बैक नहीं जा सकते, राइट। तो अभी हमने पूरा कन्फेशन और एडमिशन वाला चैप्टर खत्म कर लिया है, एकदम अच्छे से समझ लिया है कि एडमिशन क्या होते हैं, कन्फेशन क्या होते हैं, कब रेलेवेंट होंगे कब नहीं होंगे, किसके द्वारा किए जा सकते हैं, किस सिचुएशन में किए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 26 से, जो पहले सेक्शन नंबर 32 में दिया हुआ था। थैंक यू।